आज हम करते हैं ये पीजीटी का पेपर है केमिस्ट्री का 2024 का। ये सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन न्यूक्लिक एसिड द शुगर यूनिट इन द फ्यूरानोज फॉर्म आर जॉइंट टू फॉस्फेट थ्रू हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑफ विच कार्बन। पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड में होता क्या क्या। न्यूक्लिक एसिड में होता है ये जो अपना शुगर है, बेस है और प्लस में फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें शुगर कौन सी होती है, तो इसमें शुगर होती है राइबोज। बेस वो डिपेंड करता है, कोई भी हो सकता है, ये डीएनए है या आरएनए है जो भी है, और ये फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो राइबोज की जो फ्यूरानोज फॉर्म है वो कैसी होती है, 5 मेंबर्ड। ये जो फर्स्ट ग्रुप है यहाँ से जुड़ा होता है बेस, ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, यहाँ पे होती है फिफ्थ CH2OH। ठीक है, अब बात आती है ये सेकंड कार्बन की। जो सेकंड कार्बन है ये होती है हमें बताने के लिए कि डीएनए फॉर्म है या आरएनए फॉर्म है। डीऑक्सीराइबोज होता है ना इसका, डीऑक्सीराइबोज मतलब अगर यहाँ पे OH नहीं है तो ये डीएनए है, और अगर है तो ये आरएनए है। अब थर्ड और फिफ्थ, क्योंकि OH यहीं बचे हैं तो 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़े होते हैं और 1 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़े होते हैं अगर वो ट्राईफॉस्फेट स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी कार्बन होगी, थर्ड और फिफ्थ। तो आंसर डी इसका राइट आंसर है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, द इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। जो भी इंथैल्पी होती है डेल्टा एच स्टैंडर्ड स्टेट्स के लिए वो हमेशा 0 होती है। ये याद रखने वाला ये बेसिक क्वेश्चन है। अब द वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच, कि डेल्टा एच की वेरिएशन विद टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये किसके बराबर होता है, ये डेल्टा CP के बराबर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि वो आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती हैं, और हमारे अपने यूनिवर्स को मेंटेन करने के लिए डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी 0 होनी चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस भी उसका एक पार्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू 0। अगर इरिवर्सिबल होता फिर इनमें से कोई आना था, रिवर्सिबल के लिए 0 ही होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स पोजेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने 3 कोबाल्ट के दे रखे हैं। कोबाल्ट में क्या होता है, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मैक्सिमम जो लिगेंट है, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वो इनर फील्ड लिगेंट की तरह काम करेंगे, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक्सेप्ट कुछ के उसमें वो एक्सेप्शनल कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये होते हैं। अब इन्होंने पहले ही क्या दे रखे हैं, ऑप्शन फ्लोरीन के साथ दे रखे हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह तो एक्ट करेगा नहीं, तो कौन सा रह गया, वीक फील्ड। तो कोबाल्ट +3 है, मतलब कि आगे D7 है तो 1 2 3 सॉरी D7 नहीं D6 4 5 6। तो अब इसका ये इनर डी तो ऑक्यूपाई और है, तो इनर डी तो करेगा नहीं, ये तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेगा फिर हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d2 करेगा। sp3d2 ही हमने बतानी थी, तो इसका आंसर तो देखो बनना। अब इसमें और देख लेते हैं। अब NH3 है, अब कोबाल्ट और +3 में, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेगा। तो कोबाल्ट 3 मतलब D6 अगर स्ट्रॉन्ग है ये, 1 2 3 4 5 6, तो इनर डी इसके वैकेंट है ना, तो इसकी क्या आएगी D2sp3। अब ये भी ऐसे ही है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंट है ये। अब Mn Cn देखो स्ट्रॉन्ग होता ही है। अब Mn है, Mn किस फॉर्म में है, Mn3 में, तो इसका क्या होता है D5s2। 3 में है तो क्या आ गई, D4 आ गया। D4 है तो 1 2 3 4। अब ये जो बाहर वाले हैं इनर डी इसकी वैकेंट है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी D2sp3। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1।
अब ये आ गया द यूनिट ऑफ क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट KF इज़, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, KF इज़। अब ये बताना है, देखो ये है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं, सो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, ये IKF, और ये होती है मोलैलिटी। अब हमें इसकी यूनिट बतानी है। चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट क्या आएगी, केल्विन। ये एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव कांस्टेंट होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूनिट कुछ नहीं आएगी इसकी। KF की हमें निकालनी है, ये मोलैलिटी है, तो केल्विन बाय मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर किलोग्राम KF। तो KF क्या आ गया, केल्विन पर मोल kg, केल्विन पर मोल kg, ये आ गया इसका करेक्ट ऑप्शन। अब आती है अगले की बारी। अब इन्होंने क्या पूछा है, द EMF ऑफ सेल CdCl2 5H2O AgCl, और ये इसकी देर की 0.7 वोल्ट, H 25 डिग्री, द फ्री एनर्जी चेंज ईच। अच्छा, ये क्या पूछ रखा है इन्होंने, डेल्टा जी पूछ रखे हैं, ठीक है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, NFE0 सेल, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए। अब कैडमियम से कैडमियम 2 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सिल्वर से सिल्वर जाने में, सिल्वर +1 से सिल्वर जाने में 1। बट अगर हम इसको 2 करते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स करते हैं, तो ये भी 2 आ गया। तो जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स है, N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। E0 की वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है 0.7 वोल्ट, तो क्या आएगा 2 इंटू ये जो फेराडे की यूनिट होती है 6500, और E0 सेल 0.7। अब 96500, इसकी यूनिट होती है जूल मोल वोल्ट, इनटू में 0.7, ये भी क्या है वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा और ये आ जाएगा जूल, और जो ये पर मोल होती हैं इससे ये वैल्यू कट जाएगी। तो अब इसके अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3.1 किलो जूल। आंसर क्या है इसका, ये। अगला है, व्हाट इज़ द pH ऑफ 1 × 10⁻⁸ मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl। देखो अगर है ना हम वैसे ही देखें तो हम क्या करेंगे कि HCl है, ये वैल्यू दे रखी है, तो एक H पॉजिटिव आएगा, इसका log -log pH H पॉजिटिव करेंगे तो 8 आ गया, क्योंकि 10⁻⁸ दे रखा है, तो 8 आ गया, तो ऑप्शन A लगा देंगे। बट ये गलत आंसर है, इसका सही कैसे आएगा, देखो इन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान देना है पेपर में कि एक्वा सोल्यूशन दे रखे इन्होंने, एक्वा सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव ये किसका है, HCl का। अब एक्वस है तो वो भी तो H पॉजिटिव देगा, और इसकी कितनी होती है 10⁻⁷। अगर नॉर्मल उसकी देखें, यहाँ पे पानी के देखें तो उसकी pH कितनी होती है, 7 होती है ना, तो इसकी कंसनट्रेशन कितनी आ जाएगी 10⁻⁷। तो अब हमें निकालना है pH। तो पहले H पॉजिटिव देखते हैं ओवरऑल कितने हैं। H पॉजिटिव ये किसका है, HCl का, और ये H पॉजिटिव किसका है, एक्वस का। इसकी कितनी देर की 10⁻⁸, और ये होती है 10⁻⁷। अब इनको सेम उसमें करते हैं अपन, तो ये कितने आ जाएगी 0.1 × 10⁻⁷, और ये 10⁻⁷ है ही, 1 × 10⁻⁷, -7 बाहर निकल गया, 0.1 + 1 कितना आ गया, ये 1.1 × 10⁻⁷। अब pH का क्या होता है फॉर्मूला, -log ऑफ H पॉजिटिव -log ऑफ 1.1 × 10⁻⁷। अब जब हम इसके साथ करेंगे तो 7 -log ऑफ 1.1 आएगा, और 1.1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख रखी है 7 - 0.041, तो ये कितने आ जाएगी 6.96, तो इसका आंसर आएगा C। अब अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राइस इथेन 1,2-डायामीन कोबाल्ट 3 सल्फेट इज।
अब देखो पहली चीज़ ये कोऑर्डिनेशन का है। पहली चीज़ इन्होंने क्या पूछ रखी है कि हमें वो बताना है कि इसमें से कौन सा इस ऑफ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो हमने दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले ये लिगेंड होता है EN, ये हमें पता ही है। अब दे रखे कोबाल्ट का 3 और बाहर क्या है सल्फेट है। अब देखो कोबाल्ट EN की थ्राइस ही है, सल्फेट है। अब ये +3, ये होता है -2। अब ये चार्ज बैलेंस करना है, तो ये चार्ज कब बैलेंस होगा? अगर हम इसकी 3 से और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये बाहर 2 और ये 3, तो ये +6 हो जाएगा और ये -6 आ जाएगा। ये ऐसे चार्ज बैलेंस करना होता है। अगर देखो आपने यही लिख दिया, ठीक है, मान के चलो अब इसका +3 चार्ज है, ये -2 है, तो ये तो चार्ज ही बैलेंस नहीं है ना, तो ये तो कैसे आ जाएगा? जब ऐसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होता है तो जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है ना, ये 2 3 ये वाली चीज़ मेंशन नहीं होती, ये हमें खुद देखना होता है चार्ज बैलेंस करके। तो अब इसमें देखते हैं, ये +3 चार्ज, ये -2 चार्ज, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो ये भी बैलेंस नहीं है। अब ये +3 -2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, ये बैलेंस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? C। यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये वाला भी बैलेंस नहीं है, तो इसका आंसर है C। अब आ गया कोऑर्डिनेशन का ये, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D3 मेटल आयन FCFC वैल्यू ऑफ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब ये ऐसा होता है, ये T2G होता है, ये होता है EG होता है। इसकी हर एक की वैल्यू -0.4 होता है, इसकी होती है +0.6। ये बेसिक है, ये आपको पता भी होगा। अब D3 दे रखे, D3 मतलब 1 2 3। अब ये -0.4 वाले में, तो -0.4 × 3 4 3 12 1.2 की डेल्टा नोट, तो ये क्या वैल्यू आ गई अपनी? अच्छा, अब EU का इन्होंने पूछा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो पहली चीज़ है EU की पता होनी चाहिए हमें कॉन्फ़िगरेशन है क्या। EU की होती हैं जिनोन 4F7 6S2। ये पहले वाले वीडियो में हमने की थी ना, वो शॉर्ट ट्रिक की थी सबको याद करने की, उसमें ही है। EU एक हाफ फील्ड एलिमेंट है, ये बहुत स्टेबल होता है। एक ये हाफ फील्ड होता है और YB फुल्ली फील्ड होता है, उसकी होती है 4F14 6S2। और जो ये GD और LU होते हैं, इसमें होते हैं जिनोन 4F7 5D1 6S2 और LU में जिनोन 4F14 5D1 6S2। ये ऐसा क्यों होता है? देखो हम ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू जो और फीलिंग होती है। तो अब अगर इसके गैडोलियम के पास मौका है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो अपना इसके पास आना था F में आना था, अगर ये इसको D में दे दें, D भी तो वैकेंट ही है इसकी, तो ये स्टेबल हो सकता है। तो ये स्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को पुश करना आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर हम आगे वालों पे जाएँ या 2 या 3 पे, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को पुश करके D में भेज देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही ल्यूथेनियम ये क्या करेगा? अब ये 4F14 बन सकता है फुल्ली फील्ड, बहुत स्टेबल है। अब अगर ना करे, इसमें तो चलो जाते हैं, तो फुल्ली फील्ड हो गया ना, इसमें तो होता ही है, ये तो है ही, ठीक है। ये वाले में ऑप्शन होता है कि अपने एक पुश कर देता है FD1 में, बस इसकी भी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि D में जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें और एक सीरियम में। उसकी क्या होती है? जिनोन 4F1 5D1 6S2। ये आपको याद करनी है, ये वाली चीज़ें याद रखो इस पेपर के लिए, इन वालों का। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? अब आ गया मोलिस टेस्ट। अच्छा, ये आपने किया होगा बायोमोलिक्यूल में। मोलिस टेस्ट किसके लिए होता है? मोलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसमें क्या करते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और अगर उसने ब्राउन रिंग बना ली तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है।
तो इसका आंसर आ गया कार्बोहाइड्रेट। ये जो टेस्ट है ना ये याद कर लेना, क्योंकि इस पेपर में तो बहुत आते हैं। ये टेस्ट हो गए, कोऑर्डिनेशन होगी, केमिकल काइनेटिक्स होगी, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। घूम फिर के क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं। अब जैसे ये आ गई, अब फिर आ गया केमिकल काइनेटिक्स का। इफ़ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ सम रिएक्शन इज़ के दिस दैन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें देखनी होती यूनिट निकालने। अगर आपको वो याद नहीं है ना कि भाई हाँ ये फॉर्मूला था, आप निकाल भी सकते हो। क्योंकि क्या होता है, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेट को, रेट के कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लगा होता है कि ऑर्डर है ये एन। अब हमें के की यूनिट निकालनी है। के रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट है ना पर सेकंड में निकलता है वो, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, और नीचे आ गई कंसंट्रेशन की यूनिट एन। कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, मोल पर लीटर, बट ये क्या है एन। पर सेकंड तो देखो रह गई, अब मैं यहाँ निकाल रही हूँ, तो मोल पर लीटर ये 1 है, और ये एन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 -n, और ये क्या आ गया पर सेकंड। अब हम एन की क्या वैल्यू लें कि हमारा लीटर और पर मोल आ जाए, लीटर और पर मोल। तो अगर 0 लेंगे वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर मोल पर लीटर वाला ही आ जाएगा। हम 1 लेंगे तो पर सेकंड आ जाएगा। अब 2 लेके देखते हैं, मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकंड, तो मोल पर लीटर क्या आ गया, -1 है, तो पर मोल और लीटर आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा सेकंड। तो यही वाली इन्होंने दे रखी है ना, ये देखो, ये मिला के देखो, लीटर पर मोल पर सेकंड, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो हमारा ऑर्डर क्या है, 2 है। अब ये देखो पीएच के भी क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन आया है, आगे भी है शायद एक क्वेश्चन। अज्यूमिंग द कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ CaOH2 की ट्वाइस, कैलकुलेट pH ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CaOH2। अब इन्होंने पूछ रखी है pH, और किसकी पूछ रखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है तो किस में टूटेगा, कैल्शियम 2N + 2OH नेगेटिव। ये कितने में टूटेगा, 2 में। कंसंट्रेशन अगर एक की 0.001 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 0.002। और हमें क्या निकालनी है, pH। तो पहले हम POH निकाल लेंगे। POH क्या आएगी, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH। जैसे हम pH निकालते हैं ऐसे होते हैं भी, log 2 × 10⁻⁻, ये जो वैल्यू है ये हमने निकाली है, ये क्या आ सकती है, 2 × 10⁻³ हम निकाल लेंगे। 10⁻³ तो आ जाएगा 3 - log 2। log 2 क्या होती है, 3 - 0.30 समथिंग, ये कुछ होती है, तो कितने आ जाएगी, 2.7 समथिंग। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है ना, ये POH है, ये भी ऑप्शन है, हम ये लगा के आ सकते हैं, बट नहीं, इन्होंने पूछा क्या है, pH पूछा इन्होंने। तो pH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, pH + POH किसके बराबर होते हैं, 14 के। तो pH निकालने मतलब 14 - POH, 14 - 2.7, 14 में से 2.7 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 11.3। तो ऑप्शन क्या आएगा, 4। ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़ा ध्यान देना होता है, ये आसान होते हैं, हमें पता होता है, बट हम जल्दबाजी में एकदम हमारा 2.7 निकला, ऑप्शन में देखा तो हमने लगा दिया। ऐसे नहीं करना होता, हमें देखना होता है कि उन्होंने पूछा क्या, pH पूछी है, POH पूछी है। और ये बेसिक भी है, देखो ये बेस है, तो बेस है तो इसकी 7 से तो ऊपर ही है, ये 7 से ऊपर आते ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए ना, ये बच गए, हमने 2.7 निकाले, 2.7 निकाला मतलब 14 से माइनस होगा तो ये कट गया, तो ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन यही बच गया। ज़्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी इसमें। ये भी कोऑर्डिनेशन का है, वर्नर थ्योरी का ये क्वेश्चन। वर्नर थ्योरी इसी एग्जांपल से सॉल्व होती है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं कितने नहीं, वो वाली नहीं होती प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, वो वाली थ्योरी से। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड बाय 1 मोल ऑफ CO NH3 Cl2 और Cl विद एक्सेस ऑफ AgNO3। अब इसने क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। अब देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर अगर कोई आयन है
सिर्फ वही आयोनाइजेशन कर सकता है, मतलब वो आयंस में टूट सकता है, जो अंदर है ना वो नहीं टूटेगा, वो बहुत स्टेबल होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो बाहर कितनी Cl है, एक Cl है। अगर बाहर एक Cl है तो इसमें कितने Cl है, 1 Cl है। तो कितनी पैरिस्प्लिट बनेंगे, जब ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके साथ एक्ट करेगा तो एक ही AgCl बनेगा। तो इन्होंने ये पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, तो कितने बनेंगे, 1। अगर नंबर ऑफ आयंस पूछता तो कितने बनेंगे, 2। एक ये वाला मतलब CONH3 की 4 Cl2, एक ये वाला बनता और एक ये वाला बनता। तो नंबर ऑफ आयंस इसमें 2 है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl कितने हैं इसमें AgCl के, वो 1 है। अब ये आ गया N2 + 3H2 2NH3, ये इसकी फॉर्मेशन की दे रखी है, वट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, जो ये वैल्यू इन्होंने दे रखी है ना, ये भी फॉर्मेशन की ही दे रखी है। अब इसमें देखो नाइट्रोजन + 3H2 क्या बना रहे हैं, 2 अमोनिया बना रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है -92.4 किलोजूल पर मोल। अब इन्होंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछी है। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है ना, ये होती है हमेशा 1 मोल के लिए। तो 2 मोल के लिए अगर -92.4 है तो एक के लिए कितनी आ जाएगी, -46.2। तो इसका आंसर आ गया 3। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं आते और ना ज़्यादा कैलकुलेशन वाले होते, क्योंकि टाइम की लिमिट होती है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया आप कर सकते हो कि इसमें स्टैंडर्ड पूछा है, 2 का इन्होंने फॉर्मेशन पहले ही दे रखी है, तो एक की निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, बायो में 2 करना है। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो मैं कहूँगी ये याद ही कर लो, क्योंकि बहुत बार आता है कि 99.9 में कितना आता है, अगर 50% वाला, इसका आंसर याद कर सकते हो। बट बाई चांस आपको याद ना रहे तो ये निकलना भी बहुत आसान है। कैसे निकलेगा ये, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9। तो अगर आपको नहीं आइडिया कि क्या आएगा इसका, तो हमें इतना तो पता है कि फ़र्स्ट ऑर्डर के लिए जो T½ की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.693 के। यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 0.693 बाय में T½ होता है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि 99.9% के लिए, तो A0 कितना होता है, 100, और A कितना बच गया, A होता है कि A0 माइनस के कितना बन चुका है, कंप्लीशन कितनी हो चुका है, तो कितने हो चुके 99.9, A0 कितना है एट पॉइंट T। ये कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बची कितनी है, कि रह कितना गया रिएक्शन के बाद। अगर 99.9% हो चुकी है, मतलब कि इतना तो जो अपना रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो बच कितना गया, 100 माइनस 99.9 कितना बच गया, 0.1%। तो A0 की भी वैल्यू अपने पास, AT की भी वैल्यू है, तो KT 2.303 log A0 बाय AT होता है। 2.303 log ये कितना है 100, ये कितना है 0.3 KT। अब ये पॉइंट ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 0 10⁻3। तो ये कितनी है 2.303 इंटू log 10⁻3 कितना होता है 3 इक्वल टू KT। अब K की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, ये निकाल रखी है अपने 2.303 इंटू 3, ये T है 99.9 वाला, बाय में 0.693, बाय में T½ है तो T½ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर आप इसकी डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.93 बाई 0.693, ये T½ है और ये T 99.9 है। जब इसको कट वगैरह करोगे तो ये T½ T 99.9, ये याद कर लोगे तो मच बेटर। अगर ना हो याद तो आप इसे निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले हमें याद ही होते हैं ये वाले। तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ये भी देखो केमिकल काइनेटिक्स का आ गया। तो केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है ये। अगर आपने MSc कर रखी है तो MSc लेवल का ही कर लो, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता, ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा थोड़ा भी रिवाइज करके जाओगे तो हो जाएगा।
अब इन्होंने पूछे इनकरेक्ट बताना है जीरो ऑर्डर का। तो देखो जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि रेट है, के है, और ये इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इस पे तो डिपेंड नहीं करता, तो ये वाली आ जाएगी। ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम होती जा रही है, तो हम नेगेटिव से दिखाते हैं इसको, इसलिए माइनस के। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाला तो देखो जी ठीक है, ठीक है। और टी हाफ क्या होता है इसका, ए नोट, हम ए नोट से दिखाते हैं, वैसे इन्होंने आर नोट ले रखे हैं, तो कोई नहीं, और अपनी मर्जी होती है, कुछ भी दिखा सकते हैं। आर नोट बाई में 2 के टी हाफ का, ये भी हमें पता होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन, अभी जीरो ऑर्डर है रेट, तो टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कंसनट्रेशन पे, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा उस पर विद टाइम। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की है, और तो ऑप्शन हमें देखने भी नहीं थे, क्योंकि हमें पता होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू वाला होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का होता है, और किसी का नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शनल होता है, ये अपने नॉर्मल फॉर्मूले से भी निकलता है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये। अब ये वाला, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट, डाईहाइड्रोजन, ये वाली चीज़ देखें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़े टाइम कंज्यूमिंग, इतने औखे नहीं है, ये निकल जाएंगे, बट ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग से होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो ना कि कैलकुलेशन वाला है, इसको बाद के लिए बचा के रखो, ये वाला हम बाद में करेंगे अगर टाइम बचेगा, अगर नहीं भी बचेगा तो इसमें कौन सी नेगेटिव मार्किंग है, लगाया हो यार कुछ भी। चलो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो CH4, कंबशन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये CO2 प्लस में H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू दे रखी इन्होंने -90.3। अब दूसरी वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है कार्बन, ये क्या आ जाएगी CO2, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, -393.5। अब दे रखी है डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन प्लस O2, ये हाफ हो जाएगी, तो ये H2O, और ये कितनी आ जाएगी, दो, ये कितनी आ जाएगी, H2O वाली कितनी दे रखी है, -285.8। अभी उन्होंने पूछा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, CH4 कैसे बनेगा, कार्बन प्लस में हाइड्रोजन करेंगे तब बनेगा ना CH4, इसके लिए हमें इसकी ट्वाइस लेनी पड़ेगी, कार्बन तो एक ही है। तो जो ये वाली है ना वैल्यू, ये हमने इसका क्या किया, यहाँ पे ट्वाइस की, तो ये क्या आएगी, ट्वाइस। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, हम इसको इक्वेशन देखते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगी, फर्स्ट वाले की प्लस सेकंड वाले की भी प्लस, नहीं इसमें फर्स्ट नहीं करता ना अपन, एक मिनट, इक्वेशन के बेस पे चलते हैं, इसकी और इसकी प्लस, और माइनस इसके वाले की माइनस, और जी ये वाला है ना इसकी ट्वाइस की हमने, मैं दोबारा लिखती हूँ, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 की ट्वाइस माइनस इक्वेशन 1, ये वैल्यूज जो दे रखी है ना इन्होंने, तो ये क्या आ जाएगा, -393.5, अब ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, -2 इंटू 285.8, और ये प्लस है, ये प्लस ही आती है सारी वैल्यू, सॉरी नहीं ये वाली माइनस ही आती है, सॉरी आई एम रियली सॉरी भाई, -890.3, ये जो माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है ना हमें, तो जो इक्वेशन इस साइड होते हैं, इक्वेशन मतलब जो एरो की साइड होती है उसकी अलग होता है, इसमें साइन अलग होता है। अब जब हम इसको करेंगे तो ये मैंने करके लिख रखा, 393.5 माइनस में, ये एक मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 285.8, 571.6
और इन दोनों को प्लस करते हैं 393.5, इन दोनों का प्लस है, ये यहाँ पे कर रही हूँ मैं, माइनस 965.1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 90.3। अब ये इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस 890.3, ये क्या आएगा, माइनस 74.8। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो ये आता है ना, ये इसका चक्कर होता है साइन का। ये वाली प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आप लोगों को। ये क्वेश्चन ये भी सॉल्यूशन का आ गया, देखो सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट चेक करो, मैसेज ऑफ रैंक करने हमें। पहले होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं सॉल्यूशन, आपस में जो घुले होते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनिक है तो दूसरा भी ऑर्गेनिक हो, एक इनऑर्गेनिक है तो दूसरा भी इनऑर्गेनिक हो। तो इसमें जैसे बेंजीन एंड टोल्यूइन है, ये दोनों ही ऑर्गेनिक है, एक जैसी इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये अपना आ गया आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट का सी, ये कट गया, ये कट गया, बच गए ये दोनों। अब आ गया नॉन आइडियल। नॉन आइडियल वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जब दो सॉल्यूशन को हम मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद जो उनके बॉन्ड है ना वो वीक हो जाए, पहले जैसे स्ट्रॉन्ग और बाद में उसको मिलाने के बाद वो वीक हो जाए। तो ऐसा एक है एसीटोन और इथेनॉल। देखो इथेनॉल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है ये, अगर सिर्फ हम इथेनॉल की करें। जैसे ही हमने इसमें एसीटोन मिलाया तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसके बीच में एसीटोन आ जाएगा। तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या होगी, वीक होगी। तो वीक होगी तो अगर जब हमने दो चीज़ें मिलाई उसके बाद अगर बॉन्ड वीक हुआ है तो जो डेविएशन है वो पॉजिटिव साइड शो करता है। ये हमने ऐसे किया होता है ना, ये ए ये बी। अगर हम नॉर्मल देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ये होती है, लेकिन दोनों को मिला दिया तो ये आएगा। तो ये वाली पॉजिटिव होती है, ये वाली नेगेटिव डेविएशन होती है। तो अगर बॉन्ड वीक हो गए तो वो पॉजिटिव शो करेंगे, मतलब वेपर प्रेशर हो गया, कुछ भी जो भी शो करेंगे वो पॉजिटिव की तरफ शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले का आ जाएगा ए, तो मतलब सेकंड का है ए। तो देखो अपना आंसर तो आ गया। अब है नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन का फिर क्या बच गया, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। जब हमने क्लोरोफॉर्म में एसीटोन डाला तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वालों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है। पहले नहीं थी, लेकिन एसीटोन को डालने के बाद आ गई। डालने के बाद आ गई मतलब क्या, पहले वीक बॉन्ड था, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो ये कैसी डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव। तो थर्ड का बी। ये देखो फिर से पीएच का आ गया। इन्होंने क्या कहा, द पीके ऑफ एसिटिक एसिड एंड पीके बी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर, ये दे रखे व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अमोनिया। अब जब वीक एसिड में वीक बेस डालते हैं तो उसके पीएच का फॉर्मूला होता है 7 प्लस pKa माइनस pKb बाय में 2। अब इन्होंने pK क्या दे रखा है 4.76 माइनस pKb दे क्या दे रखा है 4.75 बाय में 2। हम सिर्फ ये वैल्यू की कैलकुलेशन कर रहे हैं एक बार के लिए। 0.01 बाई 2 0.005, ये इसकी क्या वैल्यू आएगी 0.005 प्लस में 7, तो पीएच क्या आ जाएगी 7.005, ऑप्शन बी। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन कोज इंक्रीज्ड क्लोटिंग टाइम, इसका आंसर आता है विटामिन के। विटामिन के क्यों, क्योंकि ये है ना जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जैसे 1 2 3 4 उसकी जनरेशन में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी आ जाएगी, जो ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी मतलब ये कम हो गया तो ये कम बनेंगे तो ब्लड क्लोटिंग का टाइम ज़्यादा होगा। इसका आंसर आ जाएगा विटामिन के। ये देखो फिर से केमिकल काइनेटिक्स आ गई। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ये दे रखी है इक्वेशन कोई, इसमें पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन बता रखे और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 बता रखे। तो ऐसे वाले केस में हम कैसे करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन
जो भी इसके आगे वाले होते हैं हम उसको लेते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको लेते हैं। जैसे 1/2 क्योंकि रिएक्टेंट तो मैं माइनस ले रही हूँ। अच्छा N2O5 बाय में चेंज विद टाइम DN2 लिख लो इक्वल टू प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ये बन रहा है तो प्लस साइन आएगा इसका 1/4 DNO2 बाय में DT इक्वल टू, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो 1 ही आ जाएगा, ये DO2 DT। अब इन्होंने पीछे पूछा किसका है, NO2 का पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम NO2 के इक्वल वाले में लिख देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन प्लस 1/4 DNO2 बाय में DT। अब इन्होंने पूछा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, मतलब इन्होंने इस वैल्यू को पूछा है, सिर्फ इस वैल्यू को। और रेट ऑफ रिएक्शन कितनी देर की इन्होंने 6.79 इंटू 10⁻⁴। तो ये वाला कोफिशिएंट यहाँ पे नीचे होता है। जब इन्होंने रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है तो कोफिशिएंट को हम लेके नीचे चलते हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, -4 का ऐसा कैसे रहेगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻3। बाकी एक बार मैं फिर भी श्योर हो लेती हूँ, कैलकुलेशन के मामले में आपको थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। यही है 27.16 है, लेकिन ये -4 था तो -3 में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली वैल्यू आएगी। और हाँ, ऐसे ऑप्शंस में एक चीज़ और देखनी है, जैसे हमारा निकल गया 2.72, लेकिन नीचे भी कोई वैल्यू दे रखी है तो हमने बस 2.72 देखते ही लगा दी। लेकिन क्या पता यूनिट्स में चेंज हो, तो पहले यूनिट्स चेक कर लेना कि सबकी सेम दे रखी है नहीं, फिर आगे वाली वैल्यू पे जाना है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज लाइक मेटेलिक कॉपर इन द कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। इसका आंसर है ये। देखो मेटेलिक ये सारे ही है, ये तीनों भी मेटेलिक है, लेकिन जिसकी अपीयरेंस कॉपर की तरह होती है ना वो ये होता है ReO3। अब इसमें बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीनियर। अच्छा, लीनियर के लिए हमें पहले वैसे तो स्ट्रक्चर ही पता होनी चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे ये है BF4 B3 प्लस, इसके वैलेंस ना नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना है, और ये मोनोवेलेंट कितने 4 4 4 8 8/2 4, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 क्या होते हैं टेट्राहेड्रल, तो ये लीनियर तो है नहीं। अब बात आती है इसकी, नाइट्रोजन कितने होते हैं 5 + 1, ये डाइवेलेंट है तो ये काउंट नहीं होगा ऑक्सीजन, तो कितने 6/2 3 sp2, तो लीनियर तो ये भी नहीं है। अब ये 4 कार्बन के 2 चार्ज के 6/2 3, ये क्या आ गया, ये भी sp2। अब ये 5 + 1 6 है तो 3 sp2। देखो दिखने में इसकी हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी, बट ऐसे होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में हमें पता होना चाहिए कि इसकी अरेंजमेंट कैसे है नेचर में। N N N तीनों N है। अब नेगेटिव चार्ज है, अब इसके हो गए 4 बॉन्ड है तो मतलब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। इसका कम है तो हम इस पर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं ताकि ये न्यूट्रल रहे। पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, कितना चार्ज बचा नेगेटिव, तो N3 नेगेटिव। अब इसकी अरेंजमेंट देखो क्या, इसमें sp होगी ना, एलियन टाइप होगी, तो ये लीनियर है, तो इसका आंसर आएगा 1। इस पार्ट में अभी इतना ही करते हैं, अगले जो 25 क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में करेंगे। बाकी बचे हुए ना अगले में करते हैं जितने बचे। चलो थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा हो ये तो लाइक करना और अगले वाला पार्ट भी देखना। थैंक यू।